Assalamu alaikum dear students, welcome to our YouTube channel CAD Engineering Academy। So dear students, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे जो कि मॉड्यूल 1 अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के टॉपिक से है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है कि ये एक बीम है हमारे साथ, सही है, 12 फीट लेंथ है उसका, उस पर लोड एक्ट कर रहा है 47 किप्स और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, सही है, आई शेप्ड बीम है। यहाँ पर हमारे साथ जो फोर्स लग रहा है, सही है, ये फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है और ये उसके क्रॉस सेक्शन लाइन ऑफ एक्शन उसका क्रॉस सेक्शन पर एक्ट कर रहा है, सही है, इस फोर्स का। और दूसरी बात ये कि ये फोर्स वर्टिकल के साथ यानी वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 40 डिग्री है, सही है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आप लोगों ने किस तरह पहचानना है। ये हमारे साथ अनसिमेट्रिकल बेंडिंग से आया हुआ है, सही है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग यानी उस टॉपिक से आया हुआ है। फिर अगर आपने ये चेक करना हो कि इसमें नॉन प्रिंसिपल एक्सिस वाला फार्मूला यूज़ करना है या अननोन प्रिंसिपल एक्सिस वाला फार्मूला यूज़ करना है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी है, तो इसमें आपने ये देखना होगा कि आया ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है या ये जो शेप्ड है ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो हमारे साथ जो आई शेप बीम होता है वो हमारे साथ सिमेट्रिकल होता है, सही है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो हमारे साथ यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि आप लोग इसमें फाइंड क्या करें, द इंक्लिनेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ज़ाहिर बात है हमारे पास अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में न्यूट्रल एक्स रोटेट होता है ख़ास एंगल के साथ, तो वो हमने फाइंड करना है। और मैक्सिमम कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस, और इसमें इस पॉइंट लोड की वजह से हमारे साथ कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, तो वो भी हमने फाइंड करने। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि इसके लिए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और इंटरनल फोर्सेस देखते हैं, सही है। फिर वो जो फाइंड हो जाए तो फिर वो हम फार्मूले में पुटिंग करें। हमारे साथ सिमेट्रिक सेक्शन है, ठीक है, और ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने एम जेड भी फाइंड करना है, एम वाई भी फाइंड करना है, सही है, आई जेड और आई वाई भी फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की तरफ आ जाए कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें तो अगर ये रिएक्शन हो, सही है, इस तरह ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह होगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हो इस पॉइंट पर, उसके लिए फार्मूला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू पी ए बी डिवाइड बाई एल। अगर ये लेंथ हमारे साथ ए हो और ये बी हो और ये टोटल एल हो, तो हम क्या करेंगे, पी ए बी डिवाइड बाई एल, यहाँ पर 47 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ जो कि 12 आता है। तो इसके साथ जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये वैल्यू किप फिट में आ जाएगी। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, देखो जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो इस आई शेप क्रॉस सेक्शन एरिया की जो हमारे साथ डायमेंशंस है ना, तो वो इंच में और यहाँ पर लेंथ के डायमेंशंस फीट में दिए गए। तो इस मूवमेंट को किप फिट की बजाय किप इंच में कन्वर्ट कर लो ताकि वैल्यूज हमारे साथ फिर केएसआई में आ सके, सही है। तो इसके साथ फिर किप फिट की वैल्यू के साथ 12 मल्टीप्लाई करो, ये किप इंच में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने इस तरह करना होगा कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स, इसकी वजह से मूवमेंट हम देखेंगे कि इसकी वजह से मूवमेंट कौन से एक्सिस पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम देखें अगर ये डिफ्लेक्ट हो इस तरह तो उसके टॉप पर कंप्रेशन आएगा और बॉटम पे टेंशन आएगा। तो अगर टॉप पर कंप्रेशन आए, ये फिंगर कंप्रेशन की तरफ शो करे, सही है, इस तरह जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन पे ये फिंगर रोटेट करे, आपके साथ बेंडिंग एक्सिस इस तरह होगा, इस तरफ, ठीक है। जब बेंडिंग एक्सिस इस तरफ होगा और उसके साथ जो एंगल बनेगा तो इसके कंपोनेंट्स रिजल्व करो, एम जेड के साथ कॉस 40 आ जाएगा और एम साइन के साथ साइन 40 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो मैंने अनसिमेट्रिक बेंडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर वीडियोस बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। देखें यहाँ पर हमारे साथ ये फोर्स की वजह से इस एक्सिस पे मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह इस एक्सिस पे मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये बेंडिंग एक्सिस है। और यहाँ पर हमारे साथ जो वाई के साथ एंगल है वो 40 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था कि द एंगल बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर।
तो इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये वाला एंगल इधर एंगल के बराबर होगा, तो यहाँ भी 40 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब मूवमेंट को रिजर्व करते हैं, सही है, जेड एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो जेड के साथ कॉस थीटा आएगा और वाई के साथ एम वाई के साथ साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर मैंने इन मूवमेंट्स को रिजल्व किया है, सही है, एम जेड के साथ, चूँकि हमने मैक्सिमम स्ट्रेसेस मालूम करनी है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो मैक्सिमम मूवमेंट हमने फाइंड कर लिया, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करो, सही है, वो कीप इंच वाली, और कास थीटा की जगह 40 पुट करो, ये आपके साथ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर एम वाई की वैल्यू आपके साथ ये आ जाएगी, वो यहाँ पर साइन 40 आ जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं जो इसका मेन पार्ट है, सही है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपने उन्हें किस तरह कैलकुलेट करनी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट है। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस और वाई एक्सिस हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो तरीके यूज़ किए हुए हैं, आपको जो तरीका आसान लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तो मैंने इस तरह किया है कि इस पूरे सेक्शन के लिए, ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, मैंने इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया हुआ है, और फिर ये जो सेक्शन है हॉलो, इस को भी फाइंड किया हुआ है। तो ये हॉलो सेक्शन इस सॉलिड सेक्शन से माइनस किया हुआ है, तो आपके साथ ये आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। या आप लोग ये भी कर सकते हो कि इसको 3 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करो, पहले रेक्टेंगल 1, फिर रेक्टेंगल 2, फिर रेक्टेंगल 3। 1 और 3 इक्वल होंगे, तो आप इस तरह भी कर सकते कि उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले, सही है। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, हमारे साथ जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो ये कहता है आई जेड इज इक्वल टू इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे साथ बी एच क्यूब बाय 12 है, सही है, इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे साथ जब हम यहाँ पर शुरू करते हैं, मैंने आप लोगों को क्या कहा कि मैंने इस तरह किया हुआ है कि इस पूरे सेक्शन के लिए मैंने फाइंड किया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पूरे सेक्शन के लिए क्या जाएगा, ये बी एच क्यूब बाय 12 है, तो बेस इसका 12 है और हाइट इसका 15 है, सही है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे साथ 12 आ रहा है, 1.5 इसमें ऐड हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो फिर हमारे साथ क्या आ जाएगा, 12 15 क्यूब डिवाइड बाय 12, और उससे ये वाला माइनस करो, इसका हमारे साथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इसका हमारे साथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारे साथ आ जाएगा। इसका बेस हमारे साथ क्या होगा, देखो इस तरह करो कि 12 है, 12 उससे 1.5 माइनस करो, सही है। तो उससे जो वैल्यू आ जाएगी वो इसकी और इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो उसको 2 पे डिवाइड करो, आपके साथ एक वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग इस तरह करो कि 12 माइनस 1.5, सही है, इसको 2 पे डिवाइड करो, तो आपके साथ 5.25 ये वाला लेंथ है, और ये हमारे साथ 12 था, तो हमारे साथ क्या जाएगा 5.25 और 12 क्यूब डिवाइड बाय 12। और दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास ए डी स्क्वायर क्यों नहीं है, ए डी स्क्वायर हमारे साथ वो यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है। इसका सेंट्राइड और इसका सेंट्राइड एक ही लाइन पे आ रहे हैं, जो एक ही लाइन पे आ रहा है तो ये सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ डी स्क्वायर वर्टिकल सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस ज़ीरो आ रहा है। तो इस पहले के साथ भी वो ज़ीरो हो जाएगा और इसके साथ भी ये ज़ीरो हो जाएगा, ए डी स्क्वायर का टर्म, क्योंकि ये दो एरियाज़ है, ये हॉलोज जो है ये दो एरिया है, तो ये दोनों हमने इससे सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो इसके साथ मैंने एक की वैल्यू लिखी और 2 मल्टीप्लाई की, सही है। इससे जो वैल्यू आएगी वो हमारे साथ वैल्यू होगी 1836 इंच पावर 4। और अगर हम उसी तरह करें जिस तरह हम पहले करते थे, सही है, कि इसमें हम पहले ये रेक्टेंगल लें, सही है, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल वैल्यूज़ बराबर होंगी, तो आप एक की वैल्यू लिख ले, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें। वो किस तरह करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि अगर आई जेड फाइंड करना हो तो बी एच क्यूब 12 1.5 क्यूब बाय 12, सही है। फिर उसके बाद इसका एरिया क्या होगा 12 मल्टीप्लाई बाई 1.5, और हमारे साथ जो डी स्क्वायर होता है वो हमारे साथ क्या होगा, डी स्क्वायर हमारे साथ
इसके सेंट्राइड से लेकर इस सेक्शन के सेंट्राइड तक डिस्टेंस होगा। तो इसका सेंट्राइड जो है, अगर टोटल डिस्टेंस हम देखें, टोटल इसका डेप्थ देखें तो वो 15 आ रहा है। तो अगर उसको हम 2 पे डिवाइड करें तो इसका इस सेक्शन का सेंट्राइड आ जाएगा हमारे साथ। सही है। फिर उससे आप माइनस करो इसका हाफ डिस्टेंस, 1.5 का हाफ डिस्टेंस 0.75 होता है। तो उससे जब आप ये माइनस करो आपके साथ ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह करें कि इसकी वैल्यू के साथ जो हमने रेक्टेंगल 1 के लिए की कैलकुलेशन उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें, तो फिर आपके साथ इस रेक्टेंगल की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग इस तरह करें कि ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल है यहाँ पर, सही है, ये इसकी वैल्यू ले। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका बेस 1.5 है, एज हमारे साथ 12 है, तो 1.5 12 क्यूब बाई 12 आ जाएगा। और एड स्क्वायर का टर्म यहाँ पर 0 है। सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ वर्टिकल सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस नहीं है। तो आप लोग के साथ इसी जो वैल्यू आएगी वो भी 1836 होगी। जो मेथड भी आपको आसान लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस फाइंड करेंगे तो ये भी बहुत आसान है। आप लोग इस तरह करो कि ये जो रेक्टेंगल है, देखो इन सब का जो हमारे साथ डी स्क्वायर है वो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके सेंट्राइड एक ही लाइन पे आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ वो जेड डिस्टेंस नहीं है सेंट्राइड टू सेंट्राइड, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर का टर्म 0 हो जाएगा। फिर हमारे साथ इसका एच बी क्यूब बाई 12 क्या होगा, 12 1.5 क्यूब बाई 12, ये रेक्टेंगल है। और उसके बाद हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ये क्या हो जाएगा, एच बी क्यूब बाई 12 1.5 12 क्यूब बाई 12, सही है। और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे साथ आ जाएगा। तो इससे आप लोगों के साथ ये वैल्यू आ जाएगी 435.4 इंच पावर 4, सही है। यहाँ पर हमारे साथ जो ए डी का स्क्वायर है वो 0 हो जाता है, इन रेक्टेंगल्स के लिए भी है और इसके लिए भी, सही है। तो वो मैंने लिखा है 435.4 इंच पावर 4, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट कर ली और मूवमेंट अबाउट जेड और वाई भी हमने फाइंड कर ली। चूँकि हमने इस फोर्स की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा था उसको कंपोनेंट्स में चेंज किया और आई वाई और आई जेड की वैल्यू फाइंड की। तो हमारे पास फार्मूला है, सही है, अनसिमेट्रिक बेंडिंग इन केस ऑफ नॉन प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ ये जो शेप है ये सिमेट्रिकल है, तो इसके सेंट्राइडल एक्सिस हमारे साथ प्रिंसिपल एक्सिस भी होंगे। जो शेप आपने देखना हो कि नॉन प्रिंसिपल एक्सिस हो या अननोन प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपने उसकी सिमेट्री चेक करनी है। अगर ये सिमेट्रिकल हो एक एक्सिस पर भी तो वो सेंट्राइडल एक्सिस उसके प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब एम जेड की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर लो, सही है, 1152.13, और एम वाई की वैल्यू पुट करो 966.75, आई जेड और आई वाई की वैल्यू भी इसमें पुट कर लो, सही है। ये सिंप्लीफाई करो, इससे ये इक्वेशन बन जाएगा, सही है। ये स्ट्रेस इक्वेशन हमारे साथ आ गया इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जी। तो अब हमने पार्ट 1 की तरफ आना है। पार्ट 1 में क्या कह रहा है कि फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ दी न्यूट्रल एक्सिस। तो जो हम इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस की रोटेशन फाइंड करेंगे कि ये कितना रोटेट हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस पे हमारे साथ स्ट्रेस 0 के बराबर होते हैं। तो इक्वेशन 1 को 0 के बराबर इक्वेट करो और यहाँ से हमारे साथ ये वाई बाई जेड मालूम करो, सही है। इन टर्म्स ऑफ वाई बाई जेड फाइंड करो। तो किस तरह होगा, ये जो टर्म्स है वो इस साइड पे चला है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये जेड इधर डिवाइड करो और 0.618 जो है वो इस साइड पे डिवाइड करो, इस तरह। तो वाई बाई जेड से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3.59। हमें पता है कि वाई बाई जेड जो होता है वो टेंजेंट एल्फा के बराबर होता है। यहाँ से एल्फा आ जाएगा 10 इनवर्स 3.59। तो यहाँ से आपके साथ एल्फा आ जाएगा जो है कितना आ रहा है, 74.43। तो यहाँ से हमारे साथ एल्फा की वैल्यू आ रही है 74.43 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस जेड एक्सिस से हमारे पास 74.4 डिग्री पे न्यूट्रल एक्सिस लोकेट है, यानी इतने इंक्लिनेशन एंगल से ये रोटेट हुआ है, सही है। तो ये हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल फाइंड हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है,
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हम फाइंड करेंगे अभी। हमें पता है कि ये हमारे पास स्ट्रेस इक्वेशन है, सही है, इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन है। तो अब इस तरह करो कि इस सेक्शंस पर मुख्तलिफ पॉइंट्स लो, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 पॉइंट्स मैंने ले लिए, सही है। और इसके करस्पॉन्डिंग y और z कोऑर्डिनेट्स भी लिखो, और वो कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में पुट करते जाओ, सही है। कैलकुलेटर में ये इक्वेशन लिख लो, बस जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z, प्रेस इंटर बटन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस इन केस आई। इस y और z कोऑर्डिनेट पर थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ जो y कोऑर्डिनेट 1 पॉइंट का है यहाँ पर, तो वो हमारे साथ किस तरह है, देखो टोटल जो था वो हमारे साथ 15 था। तो ये जो हमारे साथ सेंट्राइडल एक्सिस है ये हमारे साथ इसकी मिड में आ रहा है, सही है। ये मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, लेकिन ये जो है ये इस तरह कंसिडर कर लो कि इसके मिड में है, ऊपर नहीं है टी सेक्शन की तरह, ये इसकी मिड में है। तो टोटल 15 है, उसको 2 पे डिवाइड करो, 7.5 जो होगा वो हमारे साथ ये टॉप फाइबर तक वायर डिस्टेंस होगा। और फिर उसके बाद हमारे साथ जो इसका बेस है ये 12 है, तो इसको 2 पे डिवाइड करो तो 6 हमारे साथ ये डिस्टेंस होगा। चूँकि ये इस साइड पे है तो पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस ऊपर लोकेट है, ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लोकेट तो यही पॉजिटिव होगा। तो वाई इसका 7.5 हो जाएगा, सही है, और जेड इसका 6 हो जाएगा। फिर इस 2 पॉइंट के लिए हमारे साथ क्या होगा, ये जो हमारे साथ डिस्टेंस था ये 1.5 था, तो 7.5 से 1.5 माइनस करो तो ये 6 आ जाएगा, इसका वाई डिस्टेंस 6 आ जाएगा सेंट्राइड से। और हमारे पास जो जेड डिस्टेंस होगा ये वही होगा 6, सही है। और फिर हमारे साथ इस 3 पॉइंट के लिए किया जाएगा, इस 3 पॉइंट के लिए हमारे साथ वाई जो होगा वो वही होगा 6 होगा, ठीक है, क्योंकि वही फाइबर है। इन चारों पॉइंट्स के लिए वाई डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर z क्या हो जाएगा, z जो होगा वो 0.75 हो जाएगा, जो कि इसका हाफ है। ये टोटल जो है 1.5 है, तो इसका हाफ 0.5 आ जाएगा, तो ये हमारे साथ हो जाएगा 0.5। उसके बाद 4 पॉइंट के लिए आते हैं, तो 4 पॉइंट जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से बिलो लोकेटेड है, तो यहाँ पर y हमारे साथ नेगेटिव में होगा। क्योंकि यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर -6 होगा, ठीक है। इस पॉइंट तक -7.5 होगा और यहाँ पर -6 होगा। तो ये 4 पर हमारे साथ क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो है वो -6 हो जाएगा और z जो है वो 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ y जो है -6 और z जो है वो +6 होगा, सही है। इस पॉइंट पर y हमारे साथ -7.5 और z जो है +6। अगर आपने कोऑर्डिनेट ठीक लिख लिए तो फिर आपका क्वेश्चन हो गया तकरीबन। यहाँ पर हमारे साथ ये y जो है -7.5 और z भी -6, क्योंकि ये उसके पीछे आ रहा है, सही है। इस तरफ हमारे साथ ये नेगेटिव होता है। अब 8 पॉइंट पर हमारे साथ ये जो है ये z -6 हो जाएगा और y जो है वो भी -6 होगा। इस पूरे स्ट्रेस फाइबर पर इस पूरे फाइबर पर हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ पूरे फाइबर पर ये जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, z सिर्फ चेंज होगा। 9 पर भी ये -6 होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारे साथ -0.75 होगा। अब 10 पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर हमारे साथ y जो होगा वो +6 होगा और ये डिस्टेंस जो होगा वो -0.75 होगा। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर 11 पॉइंट पर ये हमारे साथ +6 होगा और ये डिस्टेंस जो होगा ये -6 होगा z पे। और हमारे साथ 12 पॉइंट जो है उस पर हमारे साथ y की वैल्यू 7.5 आएगी और z की वैल्यू -6। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने अभी डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसकी वैल्यूज आप लोग इसी क्वेश्चन में पुट कर लो, तो जब इसी क्वेश्चन में पुट करोगे ये स्ट्रेसेस की वैल्यू आपके साथ KSI में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कंप्रेसिव और मैक्सिमम टेंसाइल वैल्यूज फाइंड करो, यानी पॉजिटिव में मैक्सिमम और नेगेटिव में। तो हमारे साथ पॉजिटिव में ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो इसका मतलब ये कि 6 पॉइंट पर हमारे साथ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस है, ठीक है। 6 पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट है।
और उसके बाद हमारे साथ ये जो 12 पॉइंट है इस पे हमारे साथ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही है, सही है। 12 पॉइंट हमारे साथ ये है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इस पॉइंट पर हमारे साथ इस तरह फोर्स लग रहा था, ठीक है। जब इस तरह फोर्स लगेगा तो देखो ये इसका शेप किस तरह आ रहा है। यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगी, इस 6 पॉइंट पर टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी। तो हमारे साथ डियर स्टूडेंट्स ये जो न्यूट्रल एक्सिस था वो इस तरह आ रहा था, सही है। यहाँ पर जेड एक्सिस से इंक्लिनेशन एंगल पे था हमारे साथ 74.43 डिग्री। तो अगर हम देखें तो न्यूट्रल एक्सिस के एक साइड पर हमारे साथ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है और दूसरे साइड पर हमारे साथ टेंसाइल स्ट्रेसेस है। इस साइड पर हमारे साथ कंप्रेसिव है, ये 0.8, 7, 10, 11, 12। देखो 0.8 हो गया हमारे साथ, 0.7 हो गया, फिर 10 हो गया, 11 हो गया, सही है, और 12 पॉइंट हो गया। ये सारे इसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रही है। लेकिन इस साइड पे जो पॉइंट्स है हमारे साथ 1, 2, सही है, फिर इसी तरह 4 हो गया, सही है, ये यहाँ पर आ रहा है, 5 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट हो गया, सही है। तो ये पॉइंट जो हो गया 9 पॉइंट हो गया, ये सारे टेंसाइल स्ट्रेसेस यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिख लो कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होंगे वो 18.42 KSI है 8.6, और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है वो -18.42 KSI है 8.12। तो फिर आपके साथ आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।